जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बता दिया कि लगभग उत्तर भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो हम कवर कर चुके हैं, जहाँ पर आप गुप्तोत्तर काल तक पढ़ते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन के बाद कोई भी केंद्रीय सत्ता में बहुत उतनी मजबूती के साथ स्थापित नहीं हो पाया, जिसके कारण मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे कि कई सारी शक्तियों का उदय होता है, फिर उनका अंत हो जाता है, उनमें संघर्ष होता है, संघर्ष का निर्णय आता है, कभी ये जीत जाते हैं, कभी वो जीत जाते हैं। और बाद में जो है, जब हम 12वीं शताब्दी में 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में आएंगे तो हम फिर जो है सल्तनत काल में आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद भी यही सेम कंडीशन होती है, तो फिर मुगलों के गुलाम होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद सेम कंडीशन आती है तो हम अंग्रेजों के गुलाम होते हैं। यानी अगर हम पूरे इतिहास को उठाकर देख लें तो भारत जब भारत में केंद्रीय सत्ता जो है वो कमजोर रही तो भारत गुलाम हुआ। हालांकि यहाँ पर हम इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास की जो शुरुआत है वहां से, क्योंकि हमने नॉर्थ इंडिया पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ लिया। अब हमारा जो टारगेट है वो साउथ इंडिया को एक बार कवर करने का है, ठीक है। और साउथ इंडिया की हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो संगम काल से होती है, या इसे हम संगम युग भी बोलते हैं। थोड़ा सा समझना है कि संगम काल या संगम युग ही क्यों कहा जाता है। दरअसल इतिहास के जानने के 2-3 स्रोत हैं जिसको हमने आपको बताया। पहला जो है एक इंस्क्रिप्शंस होते हैं और मनुस्क्रिप्ट होती है। ये जब हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास के साक्ष्य तो वहां पर मैंने आपको डिस्कस किया है इंस्क्रिप्शन और मनुस्क्रिप्ट। तो जो मनुस्क्रिप्ट है इसमें लिटरेचर्स आते हैं, यानी रिटन साक्ष्य, और इसमें पाषाण लेख, शिलालेख, ये सारी चीजें आती हैं। तो साउथ इंडिया में एक विशेष चीज हमको मिलेगा जिसे हम महापाषाणिक काल बोलते हैं। क्यों? और अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मेगालिथिक, महापाषाणिक। दरअसल साउथ इंडिया में एक अलग पैटर्न देखा गया। पैटर्न ये देखा गया कि ये लोग जब अपने जो प्रियजन हैं उनकी जो है उनका एक तरीके से अंतिम संस्कार या अंत्योष्टि करते थे, तो जिस जगह पे करते थे यानी समाधि जो होती थी उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे, ताकि हम एक तरीके से इनका जो अपना मानना था वो शायद आइडेंटिफिकेशन से रहा हो कि फला व्यक्ति का फला जगह जो है रहा है, जो समाधि है वो है, ठीक है। दूसरी चीज हम यहाँ से ये भी देखते हैं कि इनके बीच में कुछ इकोनॉमिकल डिफरेंसेस भी रहे। कहीं पर जो है सोने के कंगन वगैरह मिले हैं, तो कहीं पे ऑर्डिनरी चीजें मिली हैं, कहीं पे अच्छी चीजें मिली हैं, ठीक है। तो इन अंतरों को देखते हुए हम इसके इतिहास को बताते हैं, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब हम बात करते हैं लिटरेचर की। तो जब हम साउथ का लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसका एक अलग पैटर्न बनता है। साउथ के लिटरेचर का पूरा पैटर्न अलग बनता है। वहां पर लिटरेचर लिखना ही बड़ी बात नहीं थी, उस लिटरेचर को लिखकर एक संगम होता था जिसमें कई सारे साहित्यकार आते थे, और ये साहित्यकार क्या करते थे कि आपकी जो रचना है उस रचना को एक तरीके से प्रमाणित करते थे, और तब जाकर वो रचना लोगों के बीच में जाती थी। अगर वो साहित्यकार उस रचना को प्रमाणित नहीं करते थे तो वो लोगों के बीच में नहीं जाती थी। तो चूंकि कई सारे कवि यहाँ पर आते थे, उनकी अलग अलग लिटरेचर्स होती थी, इसी वजह से इस काल को हम कौन सा काल बोलते हैं? संगम काल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपने समझ लिया कि संगम काल क्या होता है। इसमें हम इतिहास जानेंगे किसका किसका। तो 3 राजवंश हैं, उनके इतिहास हमको यहाँ पर पता चलते हैं। चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इनके बारे में हम अंत में बात करेंगे। उसके पहले संगम काल में 3 संगम हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीनों के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं चोल, चेर और पांड्य के बारे में। और चूंकि संगम से बहुत कम प्रश्न आते हैं, प्रश्न जो आएंगे वो चोल, चेर, पांड्य शासनों से आएंगे। इनके विषय में कुछ स्पेशल चीज़ें हम पढ़ेंगे उनसे आएंगे, या कुछ और चीज़ें हैं वहाँ से आएंगे।
तो हम यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि प्रथम द्वितीय और तृतीय संगम पर। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। बाकी कुछ विशेष रहेगा नहीं तो मैं आपको विशेष बताऊंगा कि नहीं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रथम संगम। या इसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये होता कहां पे था संगम। जब हम साउथ इंडिया का मैप बनाएंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि ये वो जगह है जहां पर कृष्णा नदी है। तरीके से ये कृष्णा नदी है, लगभग भारत में ऐसे आती है, महाराष्ट्र से होके ऐसे जाती है, कृष्णा नदी है। और कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के जब हम ऊपर पढ़ेंगे तो अस्मक वगैरह हमको मिल जाते हैं। यानी कृष्णा नदी के नीचे ही है। जब हम संगम काल की बात करेंगे तो ये वाला क्षेत्र है जहां पर ये आप पढ़ेंगे चेर, ये पढ़ेंगे पांड, और जो ये क्षेत्र बन गया ये आपका चोल। ठीक है। अब जो चेर हैं इन्हें केरल पुत्र भी कहा जाता था। इनके और जानकारी कहाँ मिलती है इन सब के बारे में? संगम काल के जो राजा थे उनके बारे में जानकारी और कहाँ से मिलती है? तो इसके लिए हम पढ़ सकते हैं कौन सा, जो अशोक के अभिलेख हैं। दूसरे अभिलेख में चोल, चेर और पांड्य, सत्यपुत्र इनकी बात की गई है। ठीक है। अब हम आते हैं कि संगम क्या है। मैंने आपको बता दिया कहां पर होता था, लगभग हमने आपको बता दिया। यानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, दो नदियां थी, कृष्णा और दूसरी तुंगभद्रा। इन नदियों के संगम पर क्या होता था? संगम होता था। ठीक है। हालांकि अलग अलग जगहों पर भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहीं पर हुआ है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि पहला संगम कब हुआ। प्रथम संगम। इसकी जो है डेट्स हैं वो भी थोड़ा सा वैरी करती हैं। लोग ये कहते हैं कि 1000 ईस्वी से और संगम हुए हैं। तो पहला संगम जो होता है ये कहां पर होता है? स्थान क्या था? मदुरा। स्थान कौन सा है? मदुरा। इसके अध्यक्ष कौन है? ऋषि अगस्त्य और ऋषि अगस्त्य, और कौन था इसका? अगत्यार। हालांकि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और आप 1 मिनट में पूरा याद कर लेंगे। तो ट्रिक्स मैं शॉर्ट वीडियोस में देता हूं अपने, तो उसको आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वो सब आप करते रहिए। डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको डिटेल में भी दे रहा हूँ। शॉर्ट वीडियोस में मैं ट्रिक्स के माध्यम से जो चीजें, थोड़ी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई? मदुरा में। अध्यक्ष कौन रहा? अगत्य, दोनों थे अध्यक्ष इसके। ठीक है। अब हम जो है इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था इसकी बात कर लेते हैं। 549 लोगों ने भाग लिया था इसमें। ठीक। किस राजा ने इसको किया था? तो पांड्य शासकों के द्वारा ये पांड्य शासकों के द्वारा पोषित था। हालांकि पोषित ये पांड्य शासकों के द्वारा था, लेकिन लगभग हम जब संगम की बात करते हैं तो हमें उसमें सबसे ज्यादा चेर जो राजा थे उनके बारे में जानकारी मिलते हैं देन अदर्स के। और लगभग हम दो जो है संगम पढ़ेंगे। दोनों संगम जो है पांड्य राजाओं के द्वारा ही पोषित था। लगभग इन्होंने बहुत जो है पोषण किया है इसका। तो कितने? 549 लोगों ने भाग दिया। किसने पोषित किया? पांड्य शासकों ने पोषित किया। और इसमें संख्या भी मिलती है कहीं कहीं पर कि 89 शासक थे, यानी 89 शासकों ने इसको दिया था। इस पर थोड़ा सा हम नहीं जाएंगे, संख्या पर नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना जान लेते हैं कि पांड्य शासकों के द्वारा पोषित था। प्रश्न यही आता है कि प्रथम संगम है दक्षिण भारत का, उसको किसने पोषित किया? तो पांड्य शासकों ने। ठीक है। एक और चीज इसमें जो है, एक इसमें ग्रंथ जो इसका मिलता है वो मिलता है अकाट्य। किसका था? अगस्त्य। ऐसे समझ लीजिए, अकाट्य अगस्त्य, अकाट्य अगस्त्य। ठीक। अकाट्य। अब हम पढ़ेंगे दूसरा संगम।
सबसे पहली बात कहां पर हुआ था, यानी जगह का नाम। तो जब हम इसकी जगह देखेंगे तो वो हो जाता है कपाट मूलम, सॉरी कपाटपुरम। इसका एक और नाम है या अलवय, यानी दोनों जगहों का मिलता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी अगस्त्य, और बाद में तोलकाप्पियर, यानी पहले अगस्त्य ने की थी, बाद में तोलकाप्पियर ने की थी। इसका जो है एक ही साहित्य मिलता है तोलकाप्पियर का, जिसको लिखा किसने है? तोलकाप्पियर ने लिखा है, और जिसका नाम भी क्या है? तोलकाप्पियर। ठीक है, ये बहुत लंबा चला था इसके बारे, ठीक है। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 49 लोगों ने भाग लिया था। दूसरे में कितने लिया था? 49। पहले में कितने? 549। कौन सा? सिर्फ एक मिलता है, तोलकाप्पियर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अंतिम जो संगम हुआ था, तीसरा संगम। तीसरा संगम कहां हुआ था? उत्तरी मथुरा में। तीसरा संगम कहां हुआ था? उत्तरी मथुरा में। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है, तीसरे संगम का अध्यक्ष कौन था? नवकीरर। हाँ, दूसरे में एक चीज भूल गए थे, दूसरे संगम का भी जो पोषण है वो किसने किया था? पांड्य शासकों ने किया था। इसमें कितने सदस्य हैं? 49। और तीसरे का जो पोषण हुआ था वो पांड्य, चेर और चोल तीनों शासकों के द्वारा तीसरा संगम पोषित हुआ था। दूसरे संगम में भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर किसने पोषित किया है अगर पूछेगा तो पांड्य शासकों ने ही उसको भी पोषित किया है। तो तीनों संगमों से जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तीनों संगमों का काम क्या था? ये कुछ पुस्तकें हैं, उनको क्या करते थे? एफिलेट करते थे। इनका काम एफिलेशन का था। इनका मुख्य काम क्या था? एफिलेशन का था। ठीक है, और जानते हैं जो दक्षिण के लोग थे ये क्या क्या उगाते थे? धान व रागी। ये प्रश्न पूछा है, इसीलिए मैंने इसको देखा था कहीं पर, तो मैंने कहा इसको आपको पहले बता देते हैं कि साउथ इंडिया के लोग मुख्यतः धान और रागी की खेती करते थे। कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं और किसने उसको लिखा हुआ है। गांधी, पॉज करें। इसमें पहली पुस्तक कौन थी? तोलकाप्पियम, यानी तोलकाप्पियर ने इसको लिखी थी। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण पुस्तकें लाए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। पहला क्या है? तोलकाप्पियम। इसको किसने लिखी थी? तोलकाप्पियर। बहुत बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम में, इतनी बार पूछा जा चुका है कि किसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। पत्तुपात, चेर राजाओं की कहानी है, 2 से 3 बार ये एसएससी ने पूछा है। ठीक है, कि पत्तुपात का जो पत्तुपात पुस्तक है ये किसके लिए है? तो चेर राजाओं की कहानी है इसमें, इसका जो लेखक है वो अननोन है। उसके बाद मलय पदुकाम, कौशिक नार। ये आया नहीं है लेकिन ये महत्वपूर्ण मुझे लगा तो मैंने कहा इसको भी डाल देते हैं। मलय पदुकाम किसने लिखा था? कौशिक नार ने। इसमें महत्वपूर्ण कुरल है, कुरल को तिरुवल्लुवर ने लिखा है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो तिरुवल्लुवर को पंचम वेद कहा जाता है, यानी इसको क्या कहा जाता है? 5वां वेद कहा जाता है तिरुवल्लुवर को। ठीक है, सॉरी, कुरल को 5वां वेद कहा जाता है। इसके बारे में और क्या कह सकते हैं हम? इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो है ये तमिल साहित्य का आधार है। ये तमिल साहित्य का आधार है। और क्या है? इसको हम साहित्य त्रिवर्ग, यानी कि इसमें साहित्यिक त्रिवर्ग का उल्लेख है, जिसमें क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम है। धर्म मतलब पैसा जो है पढ़ाई, या फिर हम धर्म कर उसकी हम बात करते हैं, अर्थ पैसा, और काम जिससे शारीरिक उत्कंठा। एक और एलादी। एलादी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एलादी वह एलादी वह ग्रंथ है जिसमें जो चारों वेद हैं, चारों वेदों का हम एक तरीके से कंक्लूजन कह सकते हैं। ठीक है ना, यह चारों वेदों का सार इसमें है। ओके, अब कुछ महाकाव्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। महाकाव्य
काव्य। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तोलकप्पियम। तोलकप्पियम किसने लिखा था? तोलकप्पियर ने। ठीक है, इसके जो नायक हैं, यानी इसकी जो ये कहानी है, इसका जो नायक है उसका नाम है कोवलन। कोवलन। और इसकी पत्नी का नाम था कर्णगी। ये कोवलन की पत्नी कर्णगी। यानी ये क्या है? ये नायक है और ये नायिका है। ठीक है, जो ये कोवलन है, कोवलन बाद में एक वैश्य से साथ विवाह कर लेता है जिसका नाम क्या था? माधवी। माधवी नाम की वैश्य से शादी करता है। बाद में स्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि जो कोवलन है, इसको जो पांड्य राजा हैं, कोवलन को पांड्य शासक थे, पांड्य राजा थे जिसका नाम था नेडुजेलियन। पांड्य राजा का नाम क्या था? नेडुजेलियन, जिसने कोवलन को मृत्युदंड दे दिया। दरअसल इसकी कहानी से कई सारी चीजें पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। जिसके बाद कर्णगी ने ये बताया कि कोवलन जो है, किसने कहा? कर्णगी ने ये प्रूफ किया कि कोवलन निर्दोष है। कोवलन क्या है? निर्दोष है। और इसके चक्कर में पश्चाताप में जो पांड्य शासक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसी समय दरबार में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे ही कर्णगी ने इस चीज को प्रूव किया कि कोवलन निर्दोष था। जिसके बाद कर्णगी वहां से चली जाती है और उस पूरे मदुरा नगर को ये अपनी ज्वालाग्नि में भस्म कर देती है। इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल नायक नायिका पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, राजा का नाम पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने पूरा इसको बता दिया। अगला इसी में ये पहला हो गया। अगला है मणिमेखलय। ये भी क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी समझिएगा। मणिमेखलय, जिसका जो माना जाता है कि सीत सैतनाथ, इसके क्या लेखक माने जाते हैं। मणिमेखले का मतलब क्या होता है? मणिमेखले का मतलब होता है मणियों युक्त कंगन। ठीक है, जहां पर आपका तोलकप्पियम खत्म होता है, वहीं से मणिमेखले की शुरुआत होती है। इसमें जो कोवलन है, इस कोवलन और माधवी के द्वारा उत्पन्न जो कन्या थी जिसका नाम क्या था? मणिमेखला, उसकी कहानी का उल्लेख है। ठीक है ना। और बाद में क्या बन जाती है? ये कुछ परिस्थितियों के आधार पर ये क्या बन जाएगी? बौद्ध बन जाएगी। ठीक है। एक अगला जो इसमें है, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि ऐसा ही कौन और है? येरू, गड़ाई और सूलामणि। सूलामणि की रचना किसने की थी? तोलामोली ने। सूलामणि की रचना किसने की? तोलामोली। इसकी रचना किसने की? कोगले वीर। ठीक है। जीवक चिंतामणि की रचना किसने की? तिरुवर्ग। ठीक है। अब इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये चेर राजकुमार था जिसने इसकी रचना की थी। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे चोल, चेर और पांड्य, तीनों शासकों के बारे में, क्योंकि संगम साहित्य लगभग खत्म हो गया है। तो इसको हम जो है अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि चोल, चेर और साहित्य, चोल, चेर और पांड्य। उसके बाद फिर कुछ और शासक हैं दक्षिण के जिनके बारे में चर्चा की जाएगी। कुछ विशेष चीजें हैं जिनके बारे में चर्चा की जाएगी। यानी दो से तीन वीडियो लगेंगे लगभग। मुझे लगता है कि दक्षिण भारत आपका लगभग खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।